तमाम उलेमा इकराम, देवबंद की सरजमी पर एक पाक और मुकद्दस सरजमी पर नेक इरादों के साथ आप लोगों के बीच में हाजिर हुआ हूं। आज के मौजूदा हालात के अंदर जो मुल्क के अंदर चलने का काम हो रहा है और उन मौजूदा हालात में हम किस तरीके से, आप जानते हैं कि जिस तरह हमें टारगेट कर फोकस कर सिर्फ परेशान करने की नीयत से चाहे वो दीनी मदारिस की चेकिंग के नाम पर हो या दिगर कुछ भी तरीका हो, एक आइडियोलॉजी के लोग हमें टारगेट करने का काम कर रहे हैं। लास्ट देखिए, जमहूरियत के अंदर जब तक हमारे पास ताकत नहीं होगी, जब तक हम किसी का भला कर नहीं सकते। और ताकत आती है सरकार से, ताकत आती है क़यादत से। हमने पिछले चुनाव में आपने देखा, मैंने तमाम कुर्बानियां देने का काम किया और एक जुनून के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने समाजवादी पार्टी के लिए एक तरफा वोट डालने का काम किया और इतना वोट डाला जितना वोट ना कभी पड़ा और ना शायद कभी पड़े। भाई ने भाई को नहीं देखा, मैंने भी अपने भाई को नहीं देखा। मेरा सगा भाई जो भाई भी चुनाव लड़ रहा था, उसके साथ नहीं गए, दूसरे के साथ गए। ना कोई जाति, ना कोई धर्म, ना कोई बिरादरी, किसी चीज को नहीं देखा। लेकिन जब नतीजा आया तो मेरी समझ में आया कि मैं तो बहुत अच्छी जगह बैठा था, तमाम जगह छोड़कर इसलिए आया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर इस हालात से आप लोगों को निजात दिलाई जा सके, हम लोगों को निजात दिलाई जा सके। लेकिन जब नतीजा आया तो नतीजा 112 सीट है। 112 सीट का मतलब हुआ कि जहां हम थे वो सारी सीटें जीती और जहां आप थे वो सारी सीटें हार गई। आप इटावा हार गए, आप मैनपुरी हार गए, कन्नौज हार गए, फिरोजाबाद हार गए। तो जहां आप थे वो सारी सीट हार गई। जब हमारी हैसियत 110 112 सीट जिताने की है तो उससे हमारा काम तो चलने वाला नहीं। आप पर तो बहुत फर्क नहीं पड़ता है, सरकार आप मुख्यमंत्री बने या नहीं बने, आप पर फर्क नहीं पड़ा। सबसे ज्यादा अगर फर्क पड़ता है तो सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है हमको, जिनकी शनाख्त कर करके उनको परेशान किया जाता है। सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है हमें। तो मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ करके, मेरे साथी ने कहा कि आपको बहन जी से मिलना चाहिए और मैं बहन जी से मिलने के लिए उनके पास गया और मेरी 3.5 घंटे के करीब पहली मीटिंग बहन जी के साथ हुई। बहन जी ने एक सवाल मुझसे किया, मुझे एक काम बताओ जो कौन मैंने मुसलमान के खिलाफ किया हो। मेरी समझ में नहीं आया उनको क्या जवाब दूं। मनियाना दंगों की फाइल
श्री कृष्ण आयोग की रिपोर्ट, जब बहन जी मुख्यमंत्री बनी तो बहन जी ने उसको लागू कराया। याद करिए, मैं सिलसिलेवार बता रहा हूं जो याद करने की चीज, जिसके अंदर उन तमाम लोगों को सजा होने का काम। श्री कृष्ण आयोग की रिपोर्ट, कमीशन की रिपोर्ट बहन जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए रखवाई। 100 मदरसों को अपनी सरकार के अंदर एक योजना लाकर के अनुदान सूची पर रखी। अनुदान सूची क्या है? यानी सरकारी मदद दे करके वो मदारिस जो मदारिस चल नहीं पा रहे थे उनको उसमें शामिल किया कि ये दीन तालीम के लिए उनको मदरसे की सरकारी मदद भी मिली। और यही सवाल उन्होंने परसों ट्वीट कर जो बहन जी ने किया कि सरकार ने बता दिया कि 7500 मदरसे अवैध हैं, तो क्या ये मदरसे जो बच्चों को तालीम दे रहे हैं, सरकार इन अवैध मदरसों को वैध करने के लिए अनुदान सूची में शामिल करेगी? ये ट्वीट बहन जी का है, जिसके ऊपर तिलमिलाट हो गई, क्योंकि इनको उम्मीद ही नहीं थी कि कोई बोल सकता है हमारे लिए। सरकार ने समझ लिया कि कोई हमारे लिए बोलने वाला है ही नहीं। बहन जी बोली तो बहन जी से जब बात हुई, अरबी फारसी यूनिवर्सिटी बहन जी की सरकार के अंदर बनी, इन्होंने बनाई। फिर उन्होंने मुझे सबसे बड़ी बात बताई कि 2009 में जब बाबरी मस्जिद के ऊपर फैसला आया तो लोगों के अंदर बड़ा खौफ का माहौल था। मैंने डीएमएसएसपी को कह दिया कि कहीं भी दंगा हुआ तो जिम्मेदार तुम होगे। और 2.5 लाख लोग, क्योंकि सेंटर ने फोर्स देने से मना कर दिया कि पूरे देश के अंदर और फोर्स नहीं दी जा सकती, तो 2.5 लाख लोगों की भर्ती हुई थी, उनकी ट्रेनिंग भी नहीं हुई थी। बहन जी ने कहा कि मैंने कहा डीजीपी को कि 2.5 लाख लाठी मंगा लो और इन्हें वर्दी पहनाओ, लाठी देके खड़ा कर दो। लाठी तो कोई ना कोई चला लेंगे, पुलिस का इकबाल वर्दी में होता है। और 2.5 लाख लोगों को बिना ट्रेन को लाठी देकर के सड़क पर खड़ा कर दिया। अपने पुलिस, अपने जो मंत्री थे उनकी एस्कॉर्ट हटा दी और उनको लगाया। और आपको याद होगा कि कहीं कोई एक घटना नहीं हुई, एक घटना नहीं। मैं ये बात इसलिए आपको याद दिला रहा हूं या दोहरा रहा हूं कि उन्होंने मुझे मुझसे सवाल किया तो मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मेरे पास जवाब नहीं था कि उनकी बात का जवाब क्या दूं। और मेरे से उन्होंने कहा कि मैंने जो अपने बात दूसरे नंबर की हैसियत दी वो हमेशा मैंने मुसलमान को देने का काम किया। मैंने कहा बहन जी उसमें थोड़ी सी एक कमी रह गई कि वो हैसियत आपने तो दी कौम के नाम पर, लेकिन जिनको दी उन्होंने इस्तेमाल सिर्फ अपने नाम पर करी। अगर वो कहीं ये मैसेज सारे आप में हम लोगों में देने में कामयाब होते तो शायद तस्वीर दूसरी होती। 2013 में मुजफ्फरनगर, आपको याद होगा, सरकार किसकी थी? सरकार हमारे हमदर्दों की थी, हमारे मोहसिनों की थी, जो हमारे हमदर्द और हमारे मोहसिन होने का दावा करते हैं। सरकार हमारी थी और दंगा हुआ। चलिए दंगा हो गया, समझ में आ गया, लेकिन दंगे के बाद जो कार्रवाई हुई सारे मुल्जिम बरी हो गए, किसी को सजा नहीं मिली। सजा ये कोई सजा नहीं है कि हेट स्पीच में 2 साल की सजा होगी विक्रम सैनी को, या किसी और को 2-4 साल की सजा होगी। जो भी दंगा थे, चाहे वो हमने दंगा किया, उनकी कोई जात बिरादरी उनका मजहब नहीं होता, किसी को भी सजा नहीं मिली। ये पुलिस की लिखा पड़ी थी, इसकी सरकार में भी ये लिखा पड़ी, ये लिखा पड़ी हुई हमारे मुस्लिमों की, हमारे हमदर्द को कहलाने वाले लोगों की सरकार। और देवबंद से तो आप सब लोग जानते हो कि उस पूरे दंगे के दौरान हमारा क्या रोल था। हफ्तों सोए नहीं, हफ्तों सोया नहीं था। यहां देवबंद में भी, और देवबंद से कितनी मदद हम लोग लेकर गए, ट्रकों के हिसाब से लेकर के गए। आज आपके बीच में मैं जो आया हूं खास तौर से,
मैंने फैसला किया और बहन जी के पास गया और बहन जी ने जाते ही इस तरह से मुझे, हमारे चाहिए क्या, इज्जत, हमें इज्जत देने का काम किया और इज्जत भी इस तरह से देने का काम किया कि एकदम ही हमें संयोजक बना दिया पार्टी का, वेस्टर्न यूपी का और उत्तराखंड का। तो मतलब इज्जत देना है। और फिर बहन जी ने जो लगातार अब खुल करके, क्योंकि मैं आपसे एक मशवरा लेने के लिए आया हूं, ये इंट्रोडक्टरी एजेंडा इसलिए रख रहा हूं कि एक मशवरा लेने के लिए आया हूं पॉइंट के ऊपर कि हमारे कौन से ऐसे मसले मसाइल हैं जिन मसले मसाइल की तर्जमानी हम बहुजन समाज पार्टी से चाहते हैं। बहुजन समाज पार्टी के पास अपना वोट बैंक है और कमिटेड वोट बैंक है और देश में अकेला दलित वोट बैंक ही ऐसा है जो इस नफरत की जबान को सुन नहीं रहा है, बोलना तो छोड़िए सुन भी नहीं रहा है। क्योंकि हमारे बाद तशद्दुद का शिकार वही है सबसे ज्यादा। हम और वो एक जगह होंगे तो फिर बहुत लोग हमारे साथ लगेंगे और वो जो नफरत की जबान बोलने वाले लोग हैं उनको अगर मुंह तोड़ जवाब देना है, उसके लिए वाहिद रास्ता यही है, इसके अलावा कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। हमारा और उनका साथ चलना हमारे लिए भी जरूरी है, मुल्क के लिए भी जरूरी है और उनके लिए भी जरूरी है। हम इत्तेहाद की बात करते हैं, इत्तेफाक की बात करते हैं, नफरत की बात नहीं करते। लेकिन कुछ लोग हमारा नाम लेके सिर्फ नफरत बो करके और एक एजेंडा चलाकर हमें बीजेपी का डर दिखाते हैं। कब तक दिखाएंगे बीजेपी का डर? आपकी कमजोरी में बीजेपी आ रही है बार बार, फिर हमको डर किस बात का दिखा रहे हैं भाई? या तो आप रोक पाने में सक्षम होते तब तो समझ में आता, या आप रोक पाने के अंदर कामयाब हुए हैं, लेकिन बीजेपी तो बार बार आ रही है, तो फिर डर क्यों दिखा रहे हो? हमें इस डर से, इस खौफ से निकल करके हमें फैसला लेना होगा। मैंने फैसला लिया है, मेरे साथ आपसे भी गुजारिश करने के लिए आया हूं कि अगर हमारी हिमायत करने के लिए बहन जी ने आवाज उठाई है तो बहन जी के हाथ को मजबूत करने के लिए आपको भी बोलना पड़ेगा। किसी आदमी को जब कोई आपकी हिमायत में बोल रहा है, अगर उसकी आप तायद नहीं करेंगे तो उसकी आवाज कमजोर पड़ेगी, कहीं ना कहीं कमजोर पड़ेगी। और अब हमने बोलना शुरू किया है तो आप ये देख लीजिएगा कि ये भी बोलना शुरू कर देंगे, क्योंकि इनको जमीन की शक्ति भी नजर आ रही है। तो जो मसले हमारे ऐसे हो सकते हैं जिनके ऊपर आप चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से पहल होनी चाहिए, मैं कुछ ऐसे मसले हो सकता है कि आप इसमें ना बोलना चाहें, डेस्क पर मुझे अलग भी दे दें, एक मीटिंग हम और कर सकते हैं। ये दारुल उलूम देवबंद है, ये पाक और मुकद्दस जगह पर खड़े होकर के बोल रहा हूं, बुजुर्गाने दीन की सरजमी पर खड़े होकर के बोल रहा हूं। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मेरी नीयत सिर्फ सियासत की नहीं है, मेरी नीयत अपने लोगों की मदद करने की है कि इन लोगों की मदद हो जो मजलूम है। अकेले लड़ पाने में हम कामयाब नहीं। आज एक अखबार के अंदर बड़ा अच्छा आर्टिकल छपा और उसमें 2 लाइन लिखी थी, वो मैं बताना चाहता हूं। अमर उजाला के आज एडिटोरियल पेज के ऊपर